आप सभी को आपका प्यारा चैनल बोर्ड एग्जाम बिंदु में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का यह पहला प्रैक्टिस सेट है। दूसरा प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में आएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर लगातार बने रहे ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। तो जल द्वारा परागण जो है वो हाइड्रिला में होता है। देखिए, जलकुंभी जलीय पौधा है, लेकिन इसमें परागण कीट के द्वारा होता है। कमल में भी कीट के द्वारा परागण होता है। ये भी जलीय पौधे हैं, लेकिन कीट के द्वारा परागण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी, हाइड्रिला। हाइड्रिला में परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रिला। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? ए, अस्ट्रेशिया एवं घास, बी, सरसों, सी, सिट्रस एवं आम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अस्ट्रेशिया एवं घास होगा। इसके प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, अस्ट्रेशिया एवं घास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो प्यारे बच्चों, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब। बी राइट ऑप्शन होगा, बी, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, गेहूं में परागण जो होता है वायु द्वारा होता है, क्योंकि इसके जो परागकण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसीलिए हवा के द्वारा आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो परागण इसमें होगा वायु द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। वायु द्वारा परागण होता है किसमें? गेहूं में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण किसमें नहीं होता है? ए, घास, बी, मक्का, सी, गेहूं, डी, साल्विया। तो घास में भी वायु परागण होता है, मक्का में भी वायु परागण होता है, गेहूं में भी वायु परागण होता है, डी, साल्विया में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी हो जाएगा। साल्विया में वायु परागण नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो छठा प्रश्न है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ए, जायफल, बी, लीची, सी, शरीफा, डी, इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों, जायफल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, लीची का तो एरिल खाया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जायफल, ए का जो है बीज चोल खाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 7वां प्रश्न है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ए है चिड़िया, बी, चमगादड़, सी, घोंगा, डी, हवा। तो प्यारे बच्चों, जो हवा के द्वारा जो परागण होता है उसको एनीमोफिली कहा जाता है। जो घोंगा के द्वारा परागण होता है उसको मैलेकोफिली, और जो चिड़िया के द्वारा होता है अर्निथोफिली। तो जो हवा के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? एनीमोफिली कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हवा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होगा? हवा द्वारा, वायु द्वारा होता है एनीमोफिली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 8वां प्रश्न है, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एंटेमोफिली नामक परागण जो है वो कीट द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कहाँ कीट है। तो ए में देखिए चिड़िया है, बी में चमगादड़ है, सी में हवा है, और डी में कीड़ा है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कीड़ा के द्वारा या कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको एंटेमोफिली कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका में आप लोग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सॉरी, इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए में क्लोरोप्लास्ट, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, राइबोसोम, डी, गोल्जी बॉडीज। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अगर अंतर देखें तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है, राइबोसोम भी होता है, गोल्गी बॉडीज भी होता है,
तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्लोरोप्लास्ट, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 10वां प्रश्न है। इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है? कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा पौधा है जो जल में पाया जाता है? तो देखिए, ए सिंघाड़ा, बी नागफनी, सी शीशम और डी एकासिया। देखिए, नागफनी तो आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में पाया जाता है। शीशम जो है वो भी जमीन पे होता है, स्थल पे होता है। एकासिया ये भी स्थल पे होता है। तो जल वाला कौन सा पौधा है? सिंघाड़ा है। तो इसलिए सिंघाड़ा जो है वो जलोदभिद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंघाड़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राग भित्ति होती है, तो जो प्राग भित्ति होती है वो कितने स्तर की होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो प्यारे बच्चों, जो प्राग भित्ति होता है वो 3 स्तर का बना होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। प्राग भित्ति होता है त्रिस्तरीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 12वां प्रश्न है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प किस प्रकार के होते हैं? ए आकर्षक, बी छोटे, सी रंगहीन, डी बी और सी दोनों। तो जैसे कि प्यारे बच्चों जानते हैं कि जो वायु परागित जो पुष्प होता है वो सबसे पहले तो बहुत छोटा होता है और वो रंगहीन होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें आकर्षण नहीं होता है और उस पर कीट नहीं बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से उसमें परागण जो होता है वो वायु द्वारा होता है। तो वायु परागित जो पुष्प होता है वो सामान्यतः छोटा और रंगहीन होते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी और सी दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 13वां प्रश्न है। वैलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? ए जल परागण, बी वायु परागण, सी कीट परागण और डी पक्षी परागण। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वैलिस्नेरिया होता है ये जलीय पौधा होता है। तो जलीय पौधे में ऐसा नहीं है कि सारे जलीय पौधों में जल के द्वारा परागण होता है। जो डूबा हुआ पौधा होता है, तो वैलिस्नेरिया जो होता है ये डूबा हुआ पौधा है, सबमर्ज है। तो इसमें जो परागण होता है वो किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा। तो इसमें वैलिस्नेरिया में परागण किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। और उस परागण को हम क्या कहते हैं? जल परागण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जल परागण। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वैलिस्नेरिया में जल के द्वारा परागण होता है, जिसे जल परागण कहा जाता है। आज के 14वां प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 14वां प्रश्न है। पादप जगत का एम्फीबियंस या उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियंस किसे कहा जाएगा? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक, टेरिडोफाइट्स। तो पादप जगत का जो उभयचर प्राणी है उसे क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, क्योंकि इनको जो है जल और थल दोनों की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स को जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे उभयचर प्राणी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्रायोफाइट्स। तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का एम्फीबियंस या उभयचर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो जिसमें भ्रूणपोष होता है उसको भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है, और जिसमें नहीं होता है उसको अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। लेकिन भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसके इंग्लिश देखेंगे। तो जो भ्रूणपोषी बीज होता है उसको कहा जाता है इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। किसको? भ्रूणपोषी बीज को। तो इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडोस्पर्मिक, यानी कि डी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोस्पर्मिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 16वां प्रश्न है। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो अगुणित भ्रूणपोष किस में होता है? आवृत बीजी में, यानी कि आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म, कवक यानी कि फंजाई, शैवाल यानी कि एल्गी। तो प्यारे बच्चों, अगुणित जो भ्रूणपोष होता है वो अनावृत बीजी पादप में यानी कि जिम्नोस्पर्म में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनावृत बीजी। अनावृत बीजी पादप में अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है, उसकी विशेषता होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनावृत बीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्म। इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले प्यारे बच्चों,
यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर ये वीडियो बनता है और ये आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 17वां प्रश्न है। इनमें कौन सा फल कूट फल है? तो इनमें से कौन सा फल कूट फल है 17वां में? तो ए है आम, बी नींबू, सी धान और डी सेब। तो कूट फल यानी कि फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट इसमें कौन सा होगा? ये हो जाएगा सेब। तो 17वां का जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन 17 क्वेश्चन का, यानी कि ए ऑप्शन दिया हुआ आम, बी नींबू, सी धान और डी सेब दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेब। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 18वां प्रश्न है। भ्रूण कोश का क्या कार्य है? तो भ्रूण कोश का क्या कार्य है? ए है भ्रूण बनाना, बी भ्रूण को पोषण देना और सी लिंग का निर्धारण करना, डी इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों, भ्रूण कोश का काम होता है भ्रूण को पोषण देना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो भ्रूण कोश का कार्य जो होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 19वां प्रश्न है। तो 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? भ्रूण कोश के केंद्रीय कोशिका है। तो भ्रूण कोश के केंद्रीय कोशिका को क्या कहा जाता है? ए प्रारंभिक केंद्रक, बी द्वितीय केंद्रक, सी सहायक कोशिका, डी ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो भ्रूण कोश के केंद्रीय कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक कहा जाता है, द्वितीय केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 20वां। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो आपको फल में परिवर्तित होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, बीजांड किस में परिवर्तित होगा? बीज में। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बीज होगा। बीजांड यानी कि किस में परिवर्तित होता है? बीज में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। तो अनिषेक जनन किस में मिलता है? अनिषेक जनन अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। तो अनिषेक जनन में क्या होता है कि बगैर निषेचन का फल का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के फल में आपको बीज नजर नहीं आता है, बीज नहीं मिलता है। तो इसलिए अंगूर, इसमें देखेंगे कि अंगूर में सामान्यतः बीज नहीं पाया जाता है। वो अलग बात है कि कुछ हाइब्रिड अंगूर आ गए हैं जिसमें बीज होता है, लेकिन अनिषेक जनन जो होता है वो अंगूर में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंगूर में। अंगूर में अनिषेक जनन होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है जो आज का 22वां प्रश्न। एक प्रारूपी आवृत बीजी पादप का भ्रूण कोश होता है। तो एक जो टिपिकल जो एंजियोस्पर्म है या एक प्रारूपी आवृत बीजी पादप है, उसका भ्रूण कोश जो होता है वो कितने कोशिका का होता है? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय और 7 कोशिकीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 कोशिका हो जाएगा। तो 7 कोशिकीय इसका आंसर होगा और इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी 7 कोशिकीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घोंघा द्वारा परागण कहलाता है। तो जो घोंघा द्वारा परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? ए मैलेकोफिली, बी जूफिली, सी एनिमोफिली, डी हाइड्रोफिली। तो प्यारे बच्चों, जो घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसको मैलेकोफिली कहा जाता है। जूफिली जो जंतु द्वारा परागण होता है, एनिमोफिली जो हवा द्वारा परागण होता है और हाइड्रोफिली जो जल द्वारा परागण होता है। तो घोंघा द्वारा परागण इसमें पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। घोंघा द्वारा परागण को मैलेकोफिली कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 24वां प्रश्न है। निषेचन की खोज किसने की? नवाश्चिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, लेवेनहोक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज समझने वाला है कि निषेचन की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन जो पादप में जो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विवीय निषेचन होता है उसकी खोज नवाश्चिन ने की थी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ निषेचन के बारे में पूछा जा रहा है, द्विवीय निषेचन के बारे में नहीं। अगर द्विवीय निषेचन पूछा जाए तो द्विवीय निषेचन की खोज किसने की थी? अगर द्विवीय निषेचन पूछा जाए तो द्विवीय निषेचन की खोज जो है वो किसने की थी? वो हो जाएगा नवाश्चिन ने, नवाश्चिन। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है क्या?
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निषेचन के बारे में पूछा जा रहा है, तो निषेचन की खोज किसने की थी? ये स्ट्रासबर्गर ने। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्ट्रासबर्गर ने। अगले प्रश्न जो आज के आखिरी प्रश्न है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। तो गुरु बीजाणुधानी तो होगा नहीं, क्योंकि गुरु बीजाणुधानी के अंदर तो ये बनता ही है। चल बीजाणु ये होगा नहीं, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 का जो आखिरी प्रश्न है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गुरु बीजाणु बनता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और यही जो है गुरु बीजाणु इसी गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो मेरा दूसरे सेट का आएगा, तो उसको भी देखना ना भूलें, ताकि लगातार आप लोगों का एग्जाम का तैयारी होता रहे। धन्यवाद।